हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आदर्श पांडे। दोस्तों, आज से हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत यानी 1947 से पहले और 1757 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका ढांचा, उसका आकार और उसका रूप कैसा था, यानी ब्रिटिश के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार किया गया या उसका दोहन, शोषण किस प्रकार किया गया। तो ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 1757 में जो प्लासी की युद्ध हुई थी और बक्सर का युद्ध 1764 यानी 1764 की बक्सर का युद्ध और 1757 का जो प्लासी युद्ध था, उस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर यानी बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उस प्रकार वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अधिशेष से तथा आत्मनिर्भरता मूलक जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की अर्थव्यवस्था जो अधिशेष और आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था थी, उससे वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। देखिए, एक विचारधारा होती है उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद आखिर होता क्या है? देखिए, उपनिवेशवाद होता है कि एक ऐसी संरचना, उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न होता है। उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न होता है। इस संरचना के अंतर्गत कई प्रकार के जो है विचारों और व्यक्तित्वों और नीतियों का जो है समावेश किया जाता है, यानी शोषण करने के लिए कई प्रकार के विचारों का और नीतियों का समावेश किया जाता है। ये जो उपनिवेशवादी संरचना होती है, वास्तव में उपनिवेशवादी नीति का जो है निर्णायक होता है। उपनिवेशवादी संरचना जो है उपनिवेशवादी नीति का ही निर्णायक होता है। तो उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो है आर्थिक शोषण, यानी उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो आर्थिक शोषण में ही निहित होता है। तो देखिए, जो कंट्री जैसे ब्रिटेन था वो भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण जो है मूल तत्व होता है उपनिवेशवाद में। लेकिन जो उपनिवेशवाद होता है यानी उपनिवेश होता है, तो किसी भी उपनिवेश पर राजनीतिक कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व होता है। तो देखिए, जब किसी देश द्वारा किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से कब्जा किया जाता है तो वह विचारधारा उपनिवेशवाद कहलाती है। और जिस देश पर ये नीतियाँ लागू होती हैं वह उपनिवेश कहलाता है, और जिस देश द्वारा लागू होती है उसे मातृ देश कहते हैं। तो भारत को जो है एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन ने विकसित किया। तो ब्रिटेन एक मातृ देश था और भारत जो है उपनिवेशवाद था। तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया गया। पहले क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष थी तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था थी। इससे उसको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया गया। प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 के बाद जो है बंगाल की समृद्धि पर जो है अंग्रेजों का जो है पूर्ण आधिपत्य और नियंत्रण हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो भारत था, भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया गया। भारत को जो है कच्चे माल का स्रोत बनाया गया और इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुओं का जो है भारत को एक बाजार बनाया गया। यानी भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाया जाता था और इंग्लैंड में के कारखानों में, इंग्लैंड के उद्योगों में बने हुए वस्तुओं को, जो वहाँ से निर्मित वस्तुएं होती थीं, उनको भारत में लाकर बेचा जाता था। तो इस प्रकार भारत एक कच्चे माल का स्रोत बन गया और इंग्लैंड जो है वो निर्मित वस्तुओं का जो है निर्यात करने वाला एक देश बना और वह वस्तुएं भारत में आकर बिकती थी। तो भारत अंग्रेजों के लिए, ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुओं का जो है बाजार बन गया। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जो बदलने का इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य जो था, इसका लक्ष्य एक ही था। ये चाहते थे कि भारत, मतलब जो ब्रिटेन था, उनके उद्योगों के लिए अच्छा और सस्ता माल उनको प्राप्त हो सके, कच्चा माल जो है अच्छा और सस्ते में प्राप्त हो सके, और जो उनके उत्पाद थे वो भारतीय बाजार में ऊंचे कीमतों पर बेचा जा सके, जिससे उनको आर्थिक लाभ होता। इसीलिए सबसे पहले बताया गया है कि जो उपनिवेश होता है
उपनिवेश में आर्थिक जो है, आर्थिक शोषण जो है वो मूल तत्व होता है किसी भी उपनिवेशवाद में। देखिए, वाद का मतलब होता है विचारधारा, उपनिवेशवाद उपनिवेश की विचारधारा। तो इस प्रकार भारत जो है कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुओं का बाजार बन गया। तो देखिए, बाजार किस प्रकार बना, जब यहाँ के जो हस्तशिल्प उद्योगों थे उनका दोहन किया गया, उनका शोषण किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो छोटे मोटे उद्योग थे वो तो नष्ट ही हो गए हैं और नए उद्योगों को भी जो है पनपने नहीं दिया गया। यहाँ के जो औद्योगिक विकास थे उसको जो है हतोत्साहित किया गया कि वो नए विकास ना कर पाए, नए उद्योग ना स्थापित हो पाए। और जो पुराने हस्तशिल्प उद्योग थे छोटे मोटे, जैसे बंगाल के क्षेत्रों में, बिहार जो है पहले बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बंगाल सूबे या बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो जो छोटे मोटे बंगाल प्रांत के अंतर्गत उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, उनको भी जो है नष्ट किया जाने लगा। इस प्रकार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के लिए एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई। पूरक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि भारत से जो है वस्तुएं निर्यात होती थी, कच्चे माल वो ब्रिटेन में जाते थे और वहाँ के उद्योगों का विकास होता था, वहाँ के लोगों का विकास होता था, वहाँ की सरकार को वहाँ भारत के कच्चे माल प्राप्त होते थे और वहाँ के बने हुए वस्तुएं जब भारत में बिकती थी तो वहाँ पे आर्थिक जो है विकास होता था। इस प्रकार भारतीय जो भारत था वह ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। यह कार्य सारे ब्रिटेन और इंग्लैंड वाले कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी भी देश द्वारा, यानी किसी उपनिवेश में, मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन भारत को अगर आर्थिक शोषण कर रहा है तो वो क्यों उसके राष्ट्रीय आय का आकलन करेगा? क्योंकि राष्ट्रीय आय के आकलन में, प्रति व्यक्ति के आय के आकलन में क्या होता है कि साल दर साल जो है आंकड़े निकलते रहते हैं और पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ रही है। तो अगर ब्रिटेन वाले यह कार्य करते तो जो है पता चल जाता कि हर साल दर साल जो है अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है, वहाँ के उद्योग पनप नहीं रहे हैं, वहाँ के भारतीय मालों का जो है, जो कच्चे माल है, वहाँ का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि वो लाभ ब्रिटेन को मिल रहा है। तो इस प्रकार होता क्या कि जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले, अंग्रेज़, तो इससे क्या है, भारतीय लोगों में, भारतीय जनता में जो है असंतोष फैलता तो विद्रोह होता। तो इससे जो है अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कत होती। तो इस प्रकार उन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया। लेकिन उसके बाद कुछ भारतीय और कुछ ब्रिटेन जो है भारतीय हितैषी, ब्रिटिश, यानी कुछ अंग्रेज जो है भारतीय हितैषी और कुछ भारतीय ने जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया, जिसमें सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया। एक पुस्तक उन्होंने लिखा 1867 में, 1867 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया पुस्तक था, जिसमें धन का बहिर्गमन सिद्धांत, यानी धन की निकासी सिद्धांत को जो है उन्होंने बताया, ड्रेन थ्योरी। यह पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी जो है सबसे पहले किन्होंने दिया, तो वो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में जो है उन्होंने इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को बताया कि किस प्रकार भारत से धन का निकास हो रहा है। धन का मतलब सिर्फ धन नहीं, धन का मतलब कच्चा माल, जैसे कच्चा माल, तो ये भी एक प्रकार का धन है। तो इसको किस प्रकार भारत से निकाला जाता था। अब भारत, ब्रिटेन में बने, ब्रिटेन के उद्योगों में बने वस्तुओं को भारत में ऊंचे दामों पर बेचकर यहाँ के धन को वापस फिर लिया जाता था। यानी कच्चे माल और धन दोनों को ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले शोषित कर रहे थे, शोख रहे थे भारत से। देखिए, एक आंकड़ा था 1867-68 में, जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये प्रति वर्ष थी। ये उस समय बहुत कम थी। जो आंकड़े भारतीय हितैषी जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा निकाल गया था। तो 1867 और 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये प्रति वर्ष थी, ये आंकड़ा है। उसके बाद देखिए आर.सी. दत्त थे, ये भी भारतीय थे। आर.सी. दत्त ने 1901 में, यानी 1901 में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, आर.सी. दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी और भारत के राष्ट्रीय आय पर चर्चा की। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि कुछ भारतीय और कुछ भारतीय हितैषी जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया। तो ये भी आर.सी. दत्त ने भी जो है ड्रेन थ्योरी और भारत के राष्ट्रीय आय पर जो है चर्चा की। देखिए, एक चीज़ होता है अर्थव्यवस्था में गतिहीन विकास। देखिए, गतिहीन विकास क्या होता है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था में साल दर साल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय लगातार स्थिर बनी रहे, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में जो है गतिहीन विकास होता है, उसे गतिहीन विकास कहते हैं। ये होती है एक विचारधारा। तो देखिए, ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो है कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
उपनिवेश के रूप में। तो देखिए ब्रिटिश काल के अंतर्गत कृषि की स्थिति क्या थी, क्योंकि हम कृषि के अंतर्गत ही देखेंगे कि हमारे देश में जो है, भारत को किसानों का देश कहा जाता है, तो कृषि की जो स्थिति क्या थी उसमें देखिए 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। पहला बदलाव किया गया था भूराज्य व्यवस्था में, भूराज्य व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, उसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई। 3 प्रकार की कृषि के अंतर्गत भूराज्य व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। उसके अलावा दूसरा था कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। वाणिज्यीकरण मतलब कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, यानी व्यवसायीकरण का मतलब कि उससे लाभ प्राप्त करने के लिए ही उत्पादन किया जाए, यानी नगदी फसल का उत्पादन किया गया, तो वो कृषि का व्यवसायीकरण कहलाया। क्योंकि ब्रिटेन के लोगों का, जो ब्रिटिश थे, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत जैसे उपनिवेश से सिर्फ आर्थिक शोषण प्राप्त करने के लिए वो राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नियंत्रण लगाए रखते थे। तो मेन जो मूल तत्व था उपनिवेशवाद का, वो आर्थिक शोषण था। तो उन्होंने इस प्रकार भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया। तो देखिए किसी भी देश के भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या था कि 1776 के आसपास जो है ब्रिटेन जो है अमेरिकी उपनिवेश को खो चुका था। अमेरिका को भी ब्रिटेन ने जो है अपना उपनिवेश बनाया था, तो उस समय उन्होंने जो है अमेरिकी उपनिवेश को खो दिया। अतः उन्होंने क्या किया कि इस कारण जो है उन्होंने भारतीय उपनिवेश के आधार को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब एक बार एक उपनिवेश खो जाता है तो वो अपनी नीतियों को देखते हैं किस प्रकार नीतियों में कमियां रह गई, तो इस प्रकार वो भारत में जो है अपनी नीतियों को लागू करना प्रारंभ किया। इन्हीं परिस्थितियों में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो है कर्नवालिस आया। उसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कर्नवालिस का आगमन हुआ। लॉर्ड कर्नवालिस ने जो है यह अनुभव किया कि जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो है गिरावट दिखने लगा, और इसके कारण जो है कंपनी की रकम में, जो कंपनी को आय प्राप्त होती थी, उसमें उतार चढ़ाव आने लगा। बंगाल से निर्यात की जाने वाली 2 प्रमुख वस्तुएं थी, जिसमें सूती वस्त्र और रेशम था, जो बंगाल से निर्यात किया, जिसके अंतर्गत बिहार का क्षेत्र भी शामिल था। तो उसके अंतर्गत 2 प्रमुख वस्तुएं थी, जिसमें सूती वस्त्र और रेशम शामिल था। इन वस्तुओं के कृषि उत्पाद से संबंधित होने के कारण और दूसरे जो है कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के कारण कंपनी का जो निर्यात था वो प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। जो कंपनी से निर्यात होता था, यहाँ से जो कच्चे माल ब्रिटेन, इंग्लैंड भेजे जाते थे, वो प्रभावित होने लगा। इस प्रकार क्या था कि 1973 में जो है कर्नवालिस द्वारा भूराज व्यवस्था के प्रबंधन के लिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको कि भूराज व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 3 प्रकार के व्यवस्था लाए गए: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो इसमें सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया। देखिए इनके जो ये आपका भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, इसका उद्देश्य जो था वो था सिर्फ अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना। कहा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त में जो है उनका उद्देश्य एक था, उसमें कई उद्देश्य थे, जिसके अंतर्गत एक उद्देश्य था उनका कि भारतीय कृषि का विकास, लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य जो था वो अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत क्या था? सर्वप्रथम इस बंदोबस्त मतलब यानी सर्वप्रथम कृषि व्यवस्था में जो है सुधार के लिए या किसी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, अधिक से अधिक लगान प्राप्त करने के लिए जो है सर्वप्रथम सुझाव फ्रांसीसी ने दिया था अस्थायी बंदोबस्त का। तो सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? फ्रांसीसी का, क्योंकि ये यूपीएससी के फैक्चुअल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त का सुझाव फ्रांसिस ने दिया था, और कर्नवालिस के समय 1790 के आसपास यह पद्धति लाई गई थी। देखिए लागू की गई थी 1793 में, लेकिन यह पद्धति लाई गई 1790 में, यानी 1790 में। एक ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन शोर, उन्होंने जो है कर्नवालिस का सहयोग दिया। लगान वसूलना जो है जमींदारों का जो है दायित्व बना दिया। यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसानों से, जैसे कंपनी क्या थी वो डायरेक्ट किसानों से लगान वसूलती नहीं थी। वो क्या करती थी? वो करती थी कि वो बीच में एक बिचौलिया बना दिया जमींदारों को। जमींदारों के अंतर्गत किसान जो है कार्य करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, जमींदार उस पर जो है नियंत्रण रखता था। तो उन्होंने क्या किया कि जमींदारों से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप जो है किसानों से वसूल कर लगान हमको देंगे। इसके अंतर्गत क्या किया गया? भूराज्य व्यवस्था था, भूराजस्व था, यानी जो लगान था उसका 11 भाग बनाया गया, जिसमें से 10/11 यानी 11 भाग के 10 भाग को सरकार यानी ब्रिटिश रखते थे, तथा 11 का 1 भाग जो बचता था वो जमींदार रखते थे। यानी 10/11 भाग वो सरकार के पास जाता था, ब्रिटिश के पास यानी कंपनी के पास, तथा 1/11 भाग जो था वो जमींदारों के पास जाता था। इसके अलावा भूराज व्यवस्था का जो है
उत्पादन में जो भू राजस्व था, भू राजस्व जो है उत्पादन में हिस्सा नहीं होता था, बल्कि भूमि का किराया था। उत्पादन में हिस्सा होने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि 100 कुंटल हुआ, तो वो 100 कुंटल के हिसाब से वो लगान नहीं लेते थे। वो लेते थे कि मान लीजिए एक बीघे में 200 कुंटल अगर होता हो, ये अनुमान लगाते थे, तो वो 200 कुंटल के हिसाब से वो लगान लेते थे। तो यानी उत्पादन में हिस्सा नहीं होता था, बल्कि वो भूमि का किराया होता था। देखिए उसी के अंतर्गत एक कानून था, सूर्यास्त कानून। देखिए सूर्यास्त कानून होता क्या है। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत ये होता था, एक नियम बना दिया गया कि एक निश्चित तिथि के समय अगर सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया जमींदारों द्वारा, तो उनकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। अगर वो एक निश्चित समय के अंतर्गत एक निश्चित डेट बता दिया जाता, मान लीजिए कि 24 तारीख को, 24 अगस्त को या 24 किसी भी डेट को जो आने वाला है, उसके शाम तक, सूर्यास्त तक अगर लगान नहीं दिया गया जमींदारों के द्वारा, तो उन जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब अस्थाई कर दिया गया जो है उनके, जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि जो ब्रिटिश कंपनी था, उसके जो है कंपनी का निर्यात जो है प्रभावित होने लगा था कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण। तो उन्होंने इसे अस्थाई करने के लिए कि जो उनकी आय थी वो निश्चित हो जाए, लगान से उनकी जो आय थी वो निश्चित हो जाए, कि एक निश्चित मात्रा में उनको लगान प्राप्त हो, तो इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। और जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा जाती है क्योंकि यह जो है दायित्व था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो जमींदारों द्वारा किया गया था। डायरेक्ट किसान से वो कर नहीं वसूलते थे, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। सूर्यास्त कानून आपने समझ ही लिया। और जो ये अस्थाई बंदोबस्त था, ये कुल ब्रिटिश भारत का मतलब जो ब्रिटेन द्वारा भारत पर राज किया जाता था, तो कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। यानी भारत के कुल 19% क्षेत्रों पर लागू किया गया था यह अस्थाई बंदोबस्त। तो कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू किया था। ब्रिटिश भारत के लगभग 5 क्षेत्र इसमें शामिल थे, जिसके अंतर्गत बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, आपका बनारस था, उसके अलावा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र शामिल थे। तो इसके अंतर्गत 5 क्षेत्र शामिल थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक। कभी कभी पीसीएस के परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो देखिए ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर शामिल इस व्यवस्था को लागू किया गया था, और ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों पर लागू किया था, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। उत्तरी बनारस मतलब उत्तर प्रदेश। तो बिहार, बंगाल ये पहले एक ही क्षेत्र शामिल थे, जो है आपका बंगाल प्रांत के अंतर्गत, बंगाल सूबे के अंतर्गत आता था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। तो देखिए अभी तक हमने बात की भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ब्रिटिश काल की भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें हमने जो है 2 प्रकार के ब्रिटिश कृषि की स्थिति के बारे में 2 महत्वपूर्ण बदलाव को देखा, जिसके अंतर्गत हम भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन देखे हैं, जिसके अंदर अस्थाई देखा, रैयतवाड़ी को हम आगे देखेंगे और मालवाड़ी को भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। ये 2 ब्रिटिश काल के अंतर्गत कृषि की स्थिति थी। तो फ्रेंड्स अपना क्वेरी दीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। पहला वीडियो था। कोई भी इससे जुड़ा MCQ देखना हो आपको, इससे जुड़ा जो प्रश्न देखना हो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अस्थाई बंदोबस्त के अंदर 5 क्षेत्र, तो ऐसे ही हम प्रश्न बना के आपको इस वेबसाइट पे, फेसबुक के ID पर आज एकेडमी एजुकेशन पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। उसके अलावा ये PDF आपको डाउनलोड करने के लिए भी इस फेसबुक ID पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फ्री है, कोई पैसा तो लगता नहीं है। आज के समय में देखिए इंटरनेट कितनी जो है मतलब सस्ता हो गया है, जियो भी आया है। तो आप इसको शेयर करिए और दूसरों को इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए कि लोग सीखें, इसको समझें, देखें आखिर ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फैक्चुअल इसमें ज़्यादा है। तो ये PCS और SSC भी जो है एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगला वीडियो जल्द ही हम लाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।